तो सके नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कुछ वजह थी, इस वजह से आज 9 बजे ही वीडियो डाल दिया, क्योंकि कहीं जाना भी था और कहानी भी सुनानी थी। तो मुझे लगा कि अब कुछ दिन 9 बजे तक ही सुनाते हैं, ताकि कुछ लोगों को कहना भी था कि 10 बजे काफ़ी लेट हो जा रहा। तो समय के हिसाब से ऐसे प्रयोग चैनल पर होते रहते हैं। हालाँकि जो 10 बजे वेट करते हैं, 9 बजे अगर डाल दूंगा तो उन्हें 10 बजे भी मिल जाएगा, और जो जल्दी सोते हैं उन्हें 9 बजे भी मिल जाएगा। तो शायद ये चैनल की हेल्थ और आप लोगों की जो पसंद है वहाँ तक वीडियो पहुँचाने में कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक सही रहेगा। जैसे जैसे समय परिस्थिति चेंज होगी तो टाइम का भी फिर देख लिया जाएगा। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आज आपको दे दें। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी अपने आप में इस दुनिया का एक जीता जागता नमूना है। इस कहानी में आप देखेंगे कि हवस और लालच जब ये दोनों एक जगह मिल जाए तो इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। जब ये चीज़ें दिमाग पे, दिल पे काबू कर पाती हैं, जब हवस हावी हो जाए, जब लालच हावी हो जाए, तो फिर इंसान एक चलता फिरता रोबोट है। ऊपर से जो कमांड मिल गया वही तमाम चीज़ें वो आदमी करता है। सही क्या है गलत क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर अंत में जो खामियाजा है खुद भी भुगतता है, 2-4 लोगों को और भुगतवा देता है। और ये कहानी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो सीधा सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कायदे से मार्च महीने में। मार्च महीने में दिल्ली में एक जगह लगती है नजफगढ़, और इसी नजफगढ़ में एक थाना पड़ता है बाबा हरिदास नगर। और इसी थाने में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में टोटल 3 लोग। एक का नाम रवि, एक का नाम दीपक और एक महिला जिसका नाम था सीमा। रवि की जो शादी थी वो कुछ टाइम पहले हुई थी, लेकिन पत्नी से अनबन हुई। पत्नी उसे छोड़ के मायके चली गई। जो सीमा थी वो दीपक की पत्नी थी, और रवि और दीपक सगे भाई थे। तो कायदे से 2 भाई और भाभी ये तीनों उस परिवार में ठीक ठाक तरीके से रहा करते। वहीं पे रह के कुछ फसल वगैरह उगाते और फिर दिल्ली में आके उन फसलों को बेचते और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाते। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी दौरान होली भी आई। अब होली जब आई तो कायदे से कुछ जगहों पे रीति रिवाज है, और ख़ासकर मेरे साइड तो कुछ ज़्यादा ही है, कि होली पे अगर लड़की की शादी हुई है तो पहली होली वो अपने ससुराल में ना बिता के मायके में बिताती है। तो कुछ टाइम पहले ही रवि और दीपक की जो बहन थी उसकी शादी हुई थी। अब चूंकि शादी हुई थी और होली पड़ी तो उसे लगा कि चलो अब मायके ही चलते हैं। मायके आती है, भाभी से मिलती है, अपने बड़े भाई दीपक से मिलती है, लेकिन उसे रवि नहीं दिखाई देता। अब रवि दिखाई नहीं दिया, परेशान हुई। रवि को उसने फ़ोन किया, पूछा कि भाई कहाँ हो। सामने से फ़ोन उठा नहीं। उसके बाद फिर इसने देखा कि रवि के फ़ोन से स्टेटस लगा हुआ है व्हाट्सएप पे, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसे लगा कि शायद भाई कहीं घूम रहा होगा, किसी काम के सिलसिले में कहीं गया होगा। थोड़ी सी मन में नाराज़गी भी हुई कि भाई बताओ मैं आई हूँ, उसने फ़ोन भी उठाना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद 1-2 दिन तक वो रहती है, रहने के बाद चली जाती है। लगातार इधर भाई को मैसेज वगैरह उसने किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया। स्टेटस वगैरह लगते रहे, मैसेज सीन ही नहीं हुआ। तो बहन को लगा कि शायद जो भाई है वो बहन से उस तरह से संबंध नहीं रखना चाहता, उससे बातचीत नहीं करना चाहता। तो उसने भी सोचा कि चलो क्यों ही मैं परेशान हूँ, अगर ये नहीं निभाना चाह रहा तो मेरा दूसरा भाई दीपक है, मेरी भाभी है सीमा, उसी के साथ मैं खुश रहूँगी। उसने पूछा भी कि रवि भैया कहाँ गए, तो फिर भाभी ने बताया कि रवि किसी काम से बाहर गया है। हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया, उसने फ़ोन उठाया नहीं। उसे लगा कि चलो ठीक है, बात आई गई हो गई। देखते देखते काफ़ी तारीखें गुजर गई। घंटे दिन में बदले, दिन हफ्तों में बदले, और 20 तारीख आ जाती है। अब जब तारीख आई 20 की, और इधर फिर बहन थी, उसे याद आया कि भाई ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। और फिर स्टोरी वगैरह लगती थी सोशल मीडिया पे, जो उसके अकाउंट्स थे उस पर पोस्ट वगैरह होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो पोस्ट होना भी बंद हो गए। तो बहन थोड़ी सी परेशान हुई। परेशान होने के बाद उसने फिर फ़ोन किया। अब फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। 19 तारीख से उसने फ़ोन करना शुरू किया और फ़ोन स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तब बहन को लगा कि नहीं, दाल में कुछ काला है। उसने फिर घर का रुख किया। उसने सीमा से पूछा कि आखिर कहाँ है भाई मेरा। उसने बताया कि तब से वो आया ही नहीं है और 5 मार्च से वो गायब है।
ये लाइन जैसे ही बहन ने सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि 5 तारीख से गायब है तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो उसने भाभी ने कहा कि अगर वो 5 तारीख से गायब है और उसका स्टेटस, उसकी स्टोरी, उसकी तमाम चीज़ें लग रही, वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा, तो ऐसे में अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? बहन को लगा कि ये भी बात ठीक है, मैंने भी कांटेक्ट किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो शायद अब क्या ही किया जाए। उसने कहा कि अब चलो 1-2 दिन और देखते हैं। अब ननद और भाभी ने मिलकर लगातार फ़ोन करना शुरू किया। कभी फ़ोन स्विच ऑफ जाए, कभी नॉट रीचेबल बताए। व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो अब तक तो डबल टिक हो रहा था, 20 तारीख के बाद से सिंगल टिक होने लगा। अब जब इन्हें लगा कि दाल में कुछ काला है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तक लौट के आ जाना चाहिए, तब ये जाती हैं पुलिस स्टेशन। और जाने के बाद बाबा हरिदास नगर जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर रवि की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाती है। जब कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस वालों ने पूछा कि क्या क्या हुआ था। इन्होंने बताया कि 5 तारीख से वो घर से गया है, 5 तारीख के बाद से लगातार हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने रिप्लाई नहीं दिया, और साथ ही रिप्लाई नहीं देता लेकिन व्हाट्सएप पे स्टोरी और तमाम चीज़ें लगती रही। कहीं कहीं घूमने जाता था तो वो वीडियोज़ भी लगती थी, लेकिन उसके बाद से 20 तारीख से ये स्टेटस, ये वीडियोज़ लगना बंद हुए, तो हम थोड़ा परेशान हुए, तो हमने आपसे कांटेक्ट किया। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि शायद अब स्टेटस वगैरह लगते थे और उसकी पत्नी वत्नी भाग गई है छोड़ छाड़ के, तो शायद कुछ परेशान होगा, कहीं घूमने फिरने चला गया होगा या फिर कोई और बात होगी। अब ऐसे में कोई हादसे का कोई संकेत तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि स्टेटस लग रहा था, उसके घूमने फिरने की वीडियो लग रहे थे, होली की हार्दिक शुभकामनाएं लगी, तमाम और चीज़ों की बधाइयाँ लगी। तो पुलिस वालों ने भी शुरुआत में इस मामले को उतनी गंभीरता से लिया नहीं। उन्हें लगा कि क्या इसमें फालतू हाथ पाव आजमाएं, फैमिली ड्रामा है, कुछ दिन बाद भाई लौट आएगा, हम फालतू परेशान हो। कुछ दिन और गुजर गया। अब जब कुछ दिन और गुजर गया तो इधर लगातार बहन परेशान, बार बार पुलिस वालों से कह रही कि सर आप देखिए कहाँ गए ये लोग, थोड़ी सी मदद कीजिए। तब लगातार जब ये चीज़ें होने लगी, तब पुलिस वालों को लगा कि चलो अब कुछ करते हैं। उन्होंने फिर पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो शुरुआत में तो कुछ कहीं खबर लगी नहीं, न किसी से लड़ाई झगड़े का कोई संकेत, ना ही किसी से कोई हाथापाई, ना ही किसी के पास ज़्यादा उसका उठना बैठना था। हाँ, कुछ दोस्त थे, उनसे मिलता जुलता रहता था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि 5-6 तारीख के बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। अब पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही। लेकिन इधर एक चीज़ और हो रही है, पुलिस वाले जितने भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, एक बयान बड़ा कॉमन था कि 5 और 6 तारीख के बाद से हमारा कोई कांटेक्ट उस आदमी से हुआ नहीं, यानी रवि से। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले देख रहे हैं तो फिर उन्हें एक डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 या 6 तारीख के बाद कुछ हो गया हो और रवि जो था या तो वो कहीं चला गया हो, लेकिन अगर चला भी गया तो कोई तो ऐसा होगा जिससे उसने जिक्र किया होगा या फिर किसी से उसने बातें शेयर की होगी। यहाँ तो रवि ने ना किसी से कुछ शेयर किया, ना ही कुछ बताया। 5 तारीख 6 तारीख के बाद से जितने मैसेजेस आए उनको इग्नोर किया। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि हो ही ना, रवि की शक्ल में कोई और हो। अब जब ये डाउट हुआ तब पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा कि अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और जो भी कर रहा है बड़ा ज़हीन दिमागी है। तब पुलिस वालों ने इस केस को बड़ा चैलेंजिंग लिया और अब जांच पड़ताल कायदे से शुरू की। जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले उस नंबर की, जिस नंबर को रवि यूज करता था, उसकी कॉल डिटेल और उसकी लास्ट लोकेशन चेक करनी शुरू की। अब जब कॉल डिटेल खंगाली तब उसमें कुछ अलग अलग नंबर मिले और नंबर भी बहुत क्लोज लोगों के थे, तो यहाँ से तो कुछ डाउट मिला नहीं। उसकी लास्ट लोकेशन जब खंगाली तो ये लास्ट लोकेशन गंगनगर के आसपास थी। अब उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब यहाँ से कुछ मिला नहीं तो पुलिस वालों ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी परिवार से इस कदर गायब हुआ तो इसका मतलब परिवार में कोई कलह जरूर रही होगी, और अगर कलह है तो कलह अगर पता चल जाए तो शायद बात आसान हो जाए। तब उन्होंने उस कलह के बारे में पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि जो देवर भाभी हैं, यानी भाभी सीमा और भाई रवि, इन दोनों के बीच आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। आए दिन लड़ाई होती, झगड़े होते, कहा सुनी होती, देवर भाभी आपस में एक दूसरे से प्यार से बात तक नहीं करते। थोड़ी और बात गहराई में पता की तो पता चला कि कुछ पैसे वैसे को लेके भी विवाद था। अब
जब पैसे की बात आई निकल के सामने, तब पुलिस वालों ने कहा कि जहाँ बात पैसे की आ जाए वहाँ तो बड़े से बड़े रिश्ते कलंकित हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने अपने शक की सुई भाभी के इर्द गिर्द घुमाई, लेकिन अभी तक कोई सबूत या फिर कोई सुराग नहीं था। तब क्या करें? तो फिर भाभी के खिलाफ अब सबूत इकट्ठा करना था। तो सबसे पहले भाभी की कॉल डिटेल निकलवाई। जब कॉल डिटेल निकलवाई तो एक नंबर निकल के सामने आया, और वो नंबर था नीरज सहरावत का। अब जब नीरज सहरावत का नंबर निकल के सामने आया और इधर इस इलाके में कुछ कैमरे वैमरे लगे थे, तो उन कैमरों को भी खंगाला, तब पता चला कि जो नीरज सहरावत है वो इस इलाके में 5 और 6 तारीख को देखा गया था। तो एक तरफ भाभी का 5 और 6 तारीख को नीरज सहरावत से बात होना, और साथ ही फिर नीरज सहरावत का इस इलाके में मिलना, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस वालों को पूरा यकीन कर देती हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उन्होंने फिर कहा कि चलो अब थोड़ा सा कड़ी रुख अपनाते हैं। उसके बाद जो भाभी सीमा थी और जो नीरज सहरावत थे, इनको पुलिस वालों ने डिटेन करना शुरू किया। उठाने के बाद इनसे बड़े प्यार से पूछताछ की कि क्या कुछ जानते हो। अब शुरुआत में जैसे हर आरोपी होता है अपनी बात को घुमाता है, इन्होंने भी घुमाया, लेकिन पुलिस तो पुलिस, अपने पे आए तो सातवें पाताल से भी बात निकाल दे। यहाँ तो निर्दोषों को भी दोषी बना दे, यहाँ तो ये लोग दोषी भी थे। तो जब तबीयत से पूछताछ करी तब इन्होंने अपना मुंह खोला, और खोलने के बाद पूरी घटना को ऐसे तरीके से सुनाया कि कायदे से तब यहाँ पता चला कि एक थाने की पुलिस तो जांच पड़ताल कर ही रही थी, और एक थाना ऐसा था जो काफ़ी टाइम पहले ही उलझ गया। और ये थाना जब सुलझाता भी है मामला, यानी जब पूछताछ की बारी आई तमाम चीज़ें, तो टोटल 78 दिन गुजर चुके थे। मई का ये मामला था, मार्च का, और मई आ चुका था, और यहीं से कहानी फिर पहुंच जाती है काफ़ी टाइम पहले। दरअसल जो सीमा थी वो अपने पति से ज़्यादा नीरज सहरावत को पसंद करती थी। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा ज़िंदगी के तौर पे रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। हालांकि इस बारे में जो सीमा का पति था दीपक, उसे भनक नहीं थी, लेकिन जो देवर था रवि, उसे भनक लग जाती है। अब देवर को भनक लगी तो देवर ने विरोध करना शुरू किया और कहा कि भाभी ये चीज़ें सही नहीं है, इससे परिवार की और समाज में हम लोगों की इज्जत नीलाम हो जाएगी। लेकिन इश्क में आदमी कहाँ कुछ सुनता है। सीमा को अपने देवर की बातें बुरी लगने लगी। इधर जब उसने देखा कि समझाने से भाभी नहीं मान रही, तो उसने फिर कुछ कड़े रुख अपनाए। उसने कहा कि अब ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप करती हैं तो परिवार में आपकी ताल्लुक़ हम लोगों से अच्छे नहीं होंगे, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं भैया से भी बता दूंगा, बाकी परिवार वालों से बता दूंगा। तो एक तरफ ये डर कि ये बता देगा, और दूसरा ये डर कि कहीं इन सब के चक्कर में मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ताल्लुकात न बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब अपने देवर के रूप में उसे दुश्मन दिखाई देने लगा। अब अंदर ही अंदर वो जलने भूलने लगी कि अब इसको रास्ते से हटा दे, फिर क्या करें, ये चला जाए कहीं। इसी दौरान एक और घटना घटती है। कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी, और उस ज़मीन को जो रवि है वो बेच देता है। अब कायदे से उस ज़मीन में सीमा को भी शेयर मिलना था, लेकिन जब सीमा की उन हरकतों को देखता है तो फिर इसे लगता है कि भाभी को अगर हिस्सा देता हूँ तो भाभी फिर अपने बॉयफ्रेंड को दे देगी, जो नीरज सहरावत है उसे। तो फिर 18 लाख रुपए में वो ज़मीन बिकी थी, और उस ज़मीन को वो देता ही नहीं, उस पैसे को, और कुछ पैसे देता है उधार के तौर पे, और कहता है कि मुझे आप काम निपटा लो लेकिन वापस कर देना, क्योंकि परिवार में चला रहा हूँ। तो फिर अब पैसे को लेके भी विवाद हो गया। तो लालच मन में आ गई, और हवस पहले ही थी बॉयफ्रेंड वाला। तो फिर यहीं से खौफनाक प्लान बना, और प्लान ये बना कि अब इसको रास्ते से ही हटा दो। लेकिन कैसे? तो रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। पहले ये हुआ कि कहीं ले चल के मार देते हैं, फिर ये हुआ कि घर में ही जहर वगैरह दे देते हैं, लेकिन हर बात में फंसने के चांसेस थे। तब इन्होंने एक दूसरा प्लान अपनाया। सबसे पहले नीरज सहरावत जो था, जो सीमा का बॉयफ्रेंड था, उसने अपने एक दोस्त नीरज दहिया से कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसे ऐसे पूरा मामला है। नीरज दहिया ने कहा कि ऐसा मामला है तो फिर रवि को हम मार देंगे, लेकिन अब मारने के लिए हथियार चाहिए थे। तो हथियार के लिए एक और तीसरे शख्स को उसमें डाला गया, अनुभव नाम के। उसने हथियार सप्लाई किया। अब हथियार मिल गया, कत्ल करने के लिए 3 लोग हो गए, इधर सीमा मिला के चौथा। फिर स्क्रिप्ट लिखी गई। सबसे पहले नीरज सहरावत और नीरज दहिया उससे दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करने के बाद कहते हैं कि चलो जो हुआ वो हुआ, और हरिद्वार चलते हैं, घुमाते हैं। अब हरिद्वार किसी भी इंसान के लिए धार्मिक जगह, और वैसे भी बड़ी खूबसूरत। तैयार हो गया, क्योंकि खर्चे वर्चे भी नहीं लग रहे थे, सारा खर्चा नीरज सहरावत दे रहा था। तो जब ये लोग तैयार हो गए
तो 4 तारीख को हरिद्वार के लिए ये लोग निकलते हैं। अब रास्ते भर में प्लान बन रहा है कि इसको यहाँ मार देंगे, वहाँ मार देंगे। जो सुनसान गलियाँ, जो सुनसान नज़ारे उसने सोच रखे थे, अब गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है और रास्ते में जब उन नज़ारों की तलाश की जा रही है, उन जगहों की, तो कहीं कोई आदमी खड़ा दिखाई दे या फिर कहीं कोई चरवाहा अपने जानवरों को चरा रहे हैं। तो फिर इन्हें लगा कि शायद अब यहाँ नहीं किया जा सकता। अब ये लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे झूठ मूठ का दर्शन करते हैं, वहाँ पे नहाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं और जहाँ जहाँ घूमने टहलने जाए हर उस जगह पे ये बस जगह की तलाश कर रहे हैं कि कहाँ मार के फेंका जाए। काफ़ी तलाश हुई लेकिन कोई ऐसी जगह दिखी नहीं। अब क्या करें, वापस आते हैं। आने के बाद अब यूपी साइड निकलते हैं और कहते हैं कि चलो कुछ काम है वहाँ निपटा दें। यूपी साइड निकलते हैं, निकलने के बाद अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। इसी बीच जब ये लोग मेरठ के सरधना थाने में पहुँचते हैं तो वहाँ एक नहर के पास एक गांव है, भलसोना गांव। वहाँ पे एक सुनसान जगह दिखाई देती है। जैसे सुनसान जगह दिखाई दी और बगल में नहर, तब इन्हें लगा कि ये जगह सही है। दिल्ली से यानी हरिद्वार, हरिद्वार से फिर यूपी और यहाँ पे लाते हैं। लाने के बाद अब पहले उसको उतारते हैं और सर में 3 गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद उस लाश को नहर में फेंक देते हैं और थोड़ा सा धक्का दे देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये लाश बह के आई है। इतना करने के बाद वहाँ से ये तमाम लोग 9-2-11। अब इधर ये लोग 9-2-11 हो गए। इधर जो सरधना थाना था मेरठ वाला, वहाँ पे एक दिन बाद लाश मिली 6 तारीख को। जब लाश मिली तो उन्होंने अपने तरीके से तफ्तीश की। सबसे पहले ये पता करना शुरू किया कि ये लाश किसकी है। अच्छा, पुलिस वालों की भी मजबूरी है कि जो भी शिनाख्त करनी है, जो भी पहचान करनी है, तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 72 घंटे का। शिनाख्त हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो 72 घंटे तक इन्होंने तफ्तीश की, तलाश की। अब कोई कंप्लेन करने वाला था ही नहीं, तो लाश की शिनाख्त हो कहाँ से। तो 72 घंटे बाद इन्होंने फिर लाश का अंतिम संस्कार कर दिया और इस केस को फिर कुछ दिनों तक जांच पड़ताल किया। उसके बाद कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था और कोई सबूत भी वहाँ ऐसा मिला नहीं, तो फिर धीरे धीरे पुलिस वाले भी उन मामलों को दबा देते हैं और वहाँ पे ये केस यूँ ही पड़ा रहता है। वो तो यहाँ वाले जब कांटेक्ट करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, वहाँ एक लाश मिली थी। तस्वीरें वगैरह जब दिखाई गई बहन को, तब बहन ने बताया कि हाँ, ये मेरे भाई की ही लाश थी। तब पता चला कि वहाँ जो लाश मिली थी वो रवि की ही थी। फिलहाल अभी 2 दिन पहले इस केस का खुलासा हुआ है। पुलिस वाले अब चार्जशीट वगैरह बनाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। अब 18 लाख रुपए न रवि के काम आए, न सीमा के काम आए और जो दोनों साथ में रहना चाहते थे अब वो भी नहीं होगा, तो सब खत्म। तो ऐसे मामलों पे क्या ही बोला जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।